शॉर्ट आंसर टाइप में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी कहते हैं कि दो प्लेटें ए तथा बी 2 मिलीमीटर की दूरी पर चित्रानुसार रखी है। प्लेट ए का विभव 10,000 वोल्ट है। प्लेट बी पृथ्वी से संबंधित है। इन प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चित्र बना लेंगे जो दे रखा है। मानकर चलिए ये कोई इनकी पहली प्लेट है, प्लेट ए आप कह सकते हैं। ये इनकी दूसरी प्लेट है, इसको प्लेट बी आप कह सकते हैं। इनकी जो पहली प्लेट है इसको इन्होंने प्लस का 10,000 वोल्ट दे रखा है। विभव इन्होंने दे रखा है और दूसरी जो प्लेट है वो पृथ्वी से कनेक्टेड इन्होंने कर रखी है। पृथ्वी। अब ध्यान देंगे पहली जो प्लेट है उसकी प्लेट का विभव कितना दे रखा है इन्होंने, प्लस का 10,000 वोल्ट दे रखा है। ये हो जाएगा वी ए की वैल्यू। और चूंकि दूसरी प्लेट बी इन्होंने पृथ्वी से कनेक्टेड की है, पृथ्वी से जोड़ रखी है, तो ये हो जाएगा वी बी। पृथ्वी से जोड़ देते हैं किसी भी वस्तु को, किसी भी प्लेट को, तो उसका विभव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वी बी इक्वल टू हो जाएगा 0। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो 2 मिलीमीटर है, यानी बीच की दूरी बी इक्वल टू 2 mm। मीटर में बनाएंगे हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मीटर। ये इन्होंने प्रश्न में दे रखा है। पूछते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे प्लेटों ए व बी के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र है E इक्वल टू वी अपॉन डी। E इक्वल टू वी अपॉन डी। परंतु यहाँ पर दो विभव दे रखे हैं तो इनका हम अंतर ज्ञात करेंगे। विभवांतर बटे दूरी, अर्थात वी ए माइनस वी बी अपॉन डी, ये सूत्र हो जाता है। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू रखेंगे और डी की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा E इक्वल टू वी ए की वैल्यू है 10,000 माइनस वी बी की वैल्यू है 0 अपॉन, और डी की वैल्यू है आपके पास 2 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो 2 गुणा 10 की घात माइनस की 3 ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएंगी, और 10,000 में से 0 घटाएंगे तो केवल 10,000 बचेगा, अर्थात हो जाएगा 10,000 बटे 2। और ये जो पावर है ऊपर हो जाएगी प्लस की, यानी 10 की पावर हो जाएगी ऊपर 3। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 पंजे 10, 5,000 बार ये कटेगा, यानी ये 3 पावर है और ये भी 3 पावर है। तो आंसर आपका आ जाएगा E इक्वल टू 5 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, ये आपका आंसर आ जाता है। यानी दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, 5 गुणा 10 की घात 6, 5 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर है। ओके, ये आपका सोल्व हो चुका है। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहते हैं एक भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 बराबर आवेश Q अनंतता से
एक एक करके लाए जाते हैं। बताइए, पहले आवेश को, सेकंड में दूसरे आवेश को, तीसरे पूछते हैं तीसरे आवेश को, चौथे पूछते हैं चौथे आवेश को लाने में कितना कितना कार्य करना पड़ेगा। और पांचवें क्वेश्चन में पूछते हैं पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। कर लेंगे इसको भी। एक वर्ग का चित्र यहाँ पर हुआ है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होने से उनके चारों कोण भी बराबर बराबर होते हैं, यानी 90 डिग्री होते हैं। ध्यानपूर्वक समझेंगे इस क्वेश्चन को। मानकर चलिए ये कोई वर्ग है और वर्ग की जो भुजा दे रखी है इन्होंने वो स्मॉल ए है। वर्ग की भुजा कितनी है? स्मॉल ए है। इसको नाम दे देंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यानी ए बी सी डी कोई वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं ए। अब प्रश्न में हमने ना तो ए मीटर में है ना सेंटीमीटर में है, कुछ ऐसे दे नहीं रखा है, तो हम मात्रक नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई भी मात्रक हम नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न में दे नहीं रखा है। केवल एक भुजा दे रखी है तो वर्ग है, वर्ग होने के कारण इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। प्रत्येक भुजा ए हो जाती है। चारों कोण भी बराबर है। अब विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण भी दोनों बराबर ही होंगे। विकर्ण कौन कौन से बन रहे? ए सी विकर्ण बन रहा है, विकर्ण डी बी बन रहा है, तो दोनों ही विकर्ण बराबर है। तो लिखेंगे वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कौन कौन सा विकर्ण है? ए सी इक्वल टू और क्या है? बी डी इक्वल टू, सूत्र है भुजा अंडर रूट 2, भुजा अंडर रूट 2। वैल्यू प्रयोग करेंगे, हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू, क्योंकि ये बी है और ये डी है तो ये विकर्ण बन गया। भुजा भुजा कितनी है? ए है, अंडर रूट 2 ये आ जाएगा। यानी वर्ग का विकर्ण हमने ज्ञात कर लिया। वो कितना आ गया? ए अंडर रूट 2 आ गया। अब इसमें से कोई सा भी हम एक विकर्ण मिला देंगे। मानकर चलो ए को सी से मिला रहे हो आप, तो ये भुजा कितनी हो गई है? ए अंडर रूट 2 हो चुकी है। ए अंडर रूट 2। अब चित्र हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न में ये कहते हैं ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 बराबर बराबर आवेश क्यू अनंतता से एक एक करके लाए जाते हैं। तो बताइए, सबसे पहला खंड पूछते हैं पहले आवेश को बिंदु ए पर लाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो लिखेंगे पहले खंड में पहले आवेश को या पहले आवेश के लिए, पहले आवेश के लिए। अब देखिए कोई भी आवेश यहाँ पर रखा हुआ नहीं है इस समय पर। जब आवेश रखा हुआ नहीं है तो किसी भी कोने पर या किसी भी बिंदु पर किसी प्रकार का भी कोई विभव उत्पन्न नहीं होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर इस समय इस स्थिति में कोई भी आवेश नहीं रखा है किसी भी बिंदु पर, तो कोई भी विभव उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम विभव को क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रत्येक कोने के लिए, प्रत्येक बिंदु के लिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इस समय कोई भी आवेश किसी भी बिंदु पर नहीं रखा है। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोई भी आवेश नहीं है। कोई आवेश नहीं है। उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। अब पहले खंड में ये कहते हैं कि पहले आवेश को बिंदु A पर लाने के लिए कितना कार्य किया जाएगा। पहला आवेश भी क्यू है, दूसरा भी क्यू है, तीसरा भी क्यू है, चौथा भी क्यू है। यानी बराबर बराबर आवेश की मात्रा इन्होंने
प्रश्न में प्रयोग की है। तो इस कंडीशन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य W से शो करते हैं इसको। W इक्वल टू फॉर्मूला है Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी, परंतु वोल्टेज यहाँ पर कितना है, वो जीरो है। वोल्टेज कितना है, जीरो। तो डेल्टा वी के स्थान पर जीरो रखेंगे और Q से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाता है। यानी पहले आवेश को बिंदु ए पर लाने के लिए, या बिंदु ए ही जरूरी नहीं है, बिंदु बी पर ले आओ, सी पर ले आओ, डी पर ले आओ, किसी भी बिंदु पर आप लेकर आओगे अनंत से, तो ऐसा करने के लिए कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है। अब मानकर चलो आपने पहले आवेश को बिंदु ए पर रख दिया, क्योंकि ए बी सी डी ऐसे स्टार्ट होती है, ए बी सी डी, तो पहले ए आया, तो पहला ही आवेश हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको हम ए पर रख देते हैं। मानकर चलिए ये आवेश बिंदु ए पर रख दिया जाता है, तो जिसके कारण बाकी जो कोने बच रहे हैं, कोना बी, कोना सी, कोना डी, इन पर कोई ना कोई विभव उत्पन्न हो जाएगा। अब बिंदु ए के अतिरिक्त जितने भी कोने इस समय बच रहे हैं, बिंदु ए के अतिरिक्त जितने भी कोने इस समय बच रहे हैं, प्रत्येक कोने पर कोई ना कोई विभव उत्पन्न हो जाएगा। अब उस विभव की हम गणना कर लेते हैं कि कितना कितना विभव इस आवेश के कारण कोने बी, कोने सी, कोने डी पर उत्पन्न होगा। अब जरा ध्यान देंगे, ए से डी तथा ए से बी की जो लंबाई है बिल्कुल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये भुजाएं हैं। ये क्या है, भुजाएं हैं, तो इतनी दूरी में तो बिल्कुल बराबर कार्य किया जाएगा, सीधी बात है। इतनी दूरी में या विभव ए से डी, विभव ए से बी में बिल्कुल बराबर बराबर विभव उत्पन्न होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। तो किया गया कार्य देख लेते हैं। सेकंड खंड हम यहाँ से करते हैं, और कौन सा आवेश ले रहे हैं, दूसरा आवेश ले रहे हैं, तो लिखेंगे दूसरे आवेश के लिए, दूसरे आवेश के लिए, दूसरे आवेश के लिए किया गया कार्य कितना हो जाएगा। अब किया गया कार्य ले लो, किया गया कार्य नहीं, पहले विभव ज्ञात करो, तो विभव ज्ञात कर लीजिए। विभव आवेश Q के कारण बिंदु B पर उत्पन्न होने वाला विभव VB करके आप लिख सकते हो, इक्वल टू, ठीक उसी प्रकार से आवेश Q के कारण बिंदु D पर उत्पन्न होने वाला विभव VD करके आप लिख सकते हो। तो VD इक्वल टू फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, Q अपॉन R। अब R तो है नहीं, यहाँ पर बीच की जो दूरी है वो A है, बीच की दूरी है A, यानी इतना कार्य किया जाएगा। और यह कार्य इतना विभव उत्पन्न होगा बिंदु आवेश A के कारण बिंदु B पर, बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु D पर, क्योंकि ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। ठीक इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे, VC और ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु C पर कितना विभव उत्पन्न होगा, तो बिंदु C करने के लिए यही फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, और बीच की दूरी कितनी है, a अंडर रूट 2, इतना कार्य किया जाएगा। कोई भी मात्रक नहीं लिख सकते हैं इस समय। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आवेश का भी मात्रक इन्होंने नहीं दे रखा, और जो बीच की दूरी है a मीटर में है, सेंटीमीटर में है, ये भी नहीं दे रखी है। तो इसी प्रकार से वोल्टेज का भी कोई मात्रक नहीं लिखेंगे, किए गए कार्य का भी कोई मात्रक नहीं लिखेंगे, भले ही वो वैल्यू 0 की जगह कुछ भी हो। अब आगे देखते हैं, दूसरे आवेश के लिए कर रहे हैं। अब दूसरे आवेश को बिंदु Q पर रख दिया जाता है अनंत से। ऐसा करने के लिए कितना कार्य किया जाएगा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, W इक्वल टू फॉर्मूला है Q इंटू V या Q इंटू डेल्टा V भी आप कर सकते हैं, यदि दो विभव दे रखे हैं तो Q इंटू डेल्टा V।
इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु बी पर उत्पन्न होने वाला जो विभव है वो कितना है जी, VB इक्वल टू VD इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन A। इसका प्रयोग करेंगे तो Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन A। अब Q से Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, यानी W इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q से Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q स्क्वायर अपॉन A हो जाता है। अब चूंकि W की वैल्यू तो आप पहले फाइंड कर चुके हैं, किया गया करंट W, तो इसके लिए W डैश का प्रयोग आप कीजिए। W डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A उत्पन्न होगा, या इतना कार्य किया जाएगा। अब बिंदु आवेश जो Q है आपका B पर हम रख देते हैं, तो ये है आवेश हमने बिंदु Q पर रख दिया है। अब दो आवेश हो चुके हैं इस चित्र में, पहला बिंदु A पर रखा है, दूसरा बिंदु B पर रखा है। ये आवेश BQ है, ये आवेश BQ है। तो बिंदु आवेश B के कारण कोने C पर उत्पन्न होने वाला विभव और बिंदु आवेश A के कारण कोने D पर उत्पन्न होने वाला विभव बराबर होगा। और ये वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि आवेश और दूरी बिल्कुल बराबर बराबर है। तो ये दूसरा जो प्रश्न है आपका सेकंड खंड, ये हल हो चुका है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अब कर रहे हैं तीसरे आवेश के लिए। तीसरे आवेश के लिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे तीसरे आवेश के लिए। आवेश कौन सा है, तीसरा है, और कोना C पर रखा जाएगा, क्योंकि पहला आवेश, दूसरा आवेश, तीसरा आवेश तो कोना C पर ही आएगा। या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, पहला आवेश, दूसरा आवेश, तीसरा आवेश तो कोना C पर ही आएगा ना, हर बार घूम फिर करके, और ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, तो जो वोल्टेज है, विभव है, बिल्कुल बराबर बराबर उत्पन्न होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। किया गया कार्य, तो बिंदु आवेश A के कारण, बिंदु आवेश A के कारण कोना C पर उत्पन्न होने वाला विभव प्लस बिंदु आवेश B के कारण कोने C पर उत्पन्न होने वाला विभव, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कुल विभव। बिंदु C पर कुल विभव कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, सबसे पहले बिंदु आवेश A के कारण C पर उत्पन्न होने वाला विभव, ये आपने ज्ञात कर लिया। VC इक्वल टू कितना है, तो VC करके आप इसको लिख सकते हैं VC प्लस, अब बिंदु आवेश B के कारण कोने C पर उत्पन्न होने वाले विभव कितना होगा, अर्थात इसको भी आप VC ही करके लिख सकते थे, परंतु ये दूरी बिल्कुल बराबर है, तो ये आवेश कितना होगा, VB इक्वल टू VD। तो VD हम इसको कर लेते हैं, या B आप इसको कर लीजिए, क्योंकि दूरियां बिल्कुल बराबर है। और बिंदु C से ये दोनों ही आवेश कनेक्टेड है, सीधे ये दोनों आवेश ही कनेक्टेड है, इसलिए दोनों आवेश ही जिम्मेदार होंगे बिंदु C पर उत्पन्न होने वाले विभव के लिए। सीधा सा मतलब इसका ये हो जाता है, वैल्यू रखेंगे और साथ के साथ कॉमन भी कर लेंगे। VC की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन A अंडर रूट 2, तो इसमें से Q अपॉन A कॉमन कर लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन A क्या हो गया, कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर
1/√2 बचेगा, 1/√2 प्लस ऐसे ही यहाँ पर वीबी में क्या आ रहा है 1/4πε0 Q/A आ रहा है, यानी पूरा पूरा कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 1 ये बचेगा। तो इतना वोल्टेज उत्पन्न होगा दोनों आवेशों के कारण बिंदु सी पर। अब किया गया कार्य याद कर लीजिए। किया गया कार्य, क्योंकि हम कार्य तीसरी बार याद कर रहे हैं तो W डबल डैश का प्रयोग होगा, W डबल डैश। सेम फॉर्मूला है Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी, इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो Q इंटू डेल्टा वी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/A, Q/A और ब्रैकेट में है 1 प्लस, अब इसको 1 प्लस करके लिखेंगे 1/√2, आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में है। अब क्या हो जाएगा, Q से Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, या करके आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से W डबल डैश इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 और Q से Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन A, और ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस 1/√2, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। तो तीसरे आवेश को बिंदु सी पर रखने के लिए कितना कार्य किया जाएगा, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A, ब्रैकेट में 1 प्लस 1/√2 कार्य किया जाएगा। मात्रक कोई भी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में दे नहीं रखा कौन सी राशि क्या है, हमको दे नहीं रखी है, इसलिए कोई भी मात्रक यहाँ पर हम नहीं प्रयोग करेंगे। तो 3 आंसर आपके आ चुके हैं। चौथा आंसर है सेम, चौथे आवेश को बिंदु डी पर लाने के लिए कितना कार्य किया जाएगा। अब क्या किया इन्होंने, कोने सी पर आवेश क्यू रख दिया मान लीजिए। अब यहाँ पर 3 आवेश बन चुके हैं, 3 आवेश बन चुके हैं, पहला आवेश सीधा है, दूसरा आवेश ये है, और तीसरा जो आवेश है क्यू पर जो रखा है वो भी यहाँ पर जिम्मेदार है। यानी तीनों ही आवेशों के कारण कोने डी पर उत्पन्न होने वाला विभव आप ज्ञात करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है। ओके, अब हम कुछ साफ करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन ही हम साफ कर देते हैं। ये तो समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं यहाँ पर, और कौन सा आवेश करें, चौथा आवेश। चौथे आवेश के लिए, ठीक है, चौथा आवेश कहाँ रख रहे हैं, बिंदु डी पर रख रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले विभव की हम गणना करेंगे। तो बिंदु डी पर कुल विभव कितना है, बिंदु डी पर कुल विभव अर्थात V इक्वल टू कितना है वो हम याद कर लेते हैं। तो इस बिंदु डी पर कौन कौन से आवेश कनेक्टेड है डायरेक्ट, तो बिंदु आवेश ए डायरेक्ट कनेक्टेड है, बिंदु आवेश सी डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये दोनों की डिस्टेंस बराबर है, आवेश बराबर है, तो यहाँ पर वोल्टेज भी दोनों ही के कारण बिल्कुल बराबर बराबर होगा, यानी V भी इक्वल टू VD इतना ही वोल्टेज प्राप्त होगा, क्योंकि Q अपॉन A ही आएगा। अब जो तीसरा आवेश है, यदि आप इसको डॉट डॉट करके मिला भी दोगे,
डॉट डॉट करके यदि आप इसको मिला देते हो तो बिंदु आवेश बी भी डायरेक्टली इस बिंदु डी से कनेक्टेड हो जाता है। तो यह आवेश भी बिंदु डी पर उत्पन्न होने वाले विभव के लिए जिम्मेदार होगा। तो तीनों ही आवेशों के कारण बिंदु डी पर उत्पन्न होने वाले विभव की हम गणना कर लेंगे। ये तो बिल्कुल सेम है, ये तो बिल्कुल सेम है, अर्थात ए से उत्पन्न होने वाला आवेश और सी से उत्पन्न होने वाला आवेश बिल्कुल सेम है। यानी मैं अगर इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो 2 गुणा VB में इसको कर देता हूँ या VD में इसको कर देता हूँ, 2 गुणा VD प्लस। ऐसे यहाँ पर बिंदु आवेश B के कारण उत्पन्न होने वाला जो विभव है वो कितना निकाला था हमने, VC। ये VC के बराबर होगा और प्लस VC में इसको कर लेता हूँ क्योंकि ये विकर्ण है। बीच की दूरी कितनी है, विकर्ण है, और ये वर्ग है तो दूरी भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, तो वोल्टेज भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो हो जाएगा यहाँ पर V इक्वल टू 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन A प्लस ऐसे यहाँ पर VC की वैल्यू कितनी है, VC की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन A अंडर रूट 2, Q अपॉन A अंडर रूट 2 ये वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज कॉमन है कॉमन कर लेंगे और साथ ही साथ हम 2 से इसका गुणा भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन A को आपने कॉमन कर लिया और अंदर बचेगा 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 ये बचेगा अंदर। अब इतना वोल्टेज उत्पन्न होगा। अब आवेश कौन सा है, आवेश है Q और ये चौथे कोने पर रखा जाता है। तो किया गया कार्य याद करेंगे, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, देखते हैं। W इक्वल टू Q इंटू V। W ये डबल डैश करके आपने फाइंड करा था तीसरे के लिए 1 2 3 ट्रिपल डैश इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। तो Q के स्थान पर Q इंटू V की वैल्यू ये है, V की वैल्यू क्या है, ये है। तो ये हो जाएगा Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन A ब्रैकेट में 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। अब Q से Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। याद करके आप इसको लिख सकते हैं W ट्रिपल डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q से Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन A और ब्रैकेट में क्या रहेगा 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 कार्य किया जाएगा। मात्रक हमको पता नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मात्रक नहीं रखेंगे, कारण आपको मैंने बता दिया है। तो इतना कार्य किया जाएगा 1/4 बाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A ब्रैकेट में 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब पांचवें खंड में पूछते हैं पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा याद कर लेते हैं। ये चारों खंड आपके हो चुके हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक बार जरा सही ढंग से देख लेते हैं। कैमरा ऊपर नीचे करके मैं दिखा देता हूँ, आप इसको इस तरह से देखिए। और जहाँ पे आपको उचित लगे वहाँ पे वीडियो रोक के इसको समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम पांचवा खंड इसका कर लेते हैं।
5वें खंड में पूछते हैं पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब इन्होंने क्या किया, चौथे आवेश को बिंदु बी पर रख दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से चारों कोणों पर 4 आवेश रखे जा चुके हैं। अब ये क्या करेंगे, चारों आवेश मिलकर एक निकाय बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिस्टम। अंग्रेजी में कहते हैं निकाय को सिस्टम। सिस्टम बनाएंगे तो पूरे सिस्टम की क्या ज्ञात करेंगे हम, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। ये विकर्ण भी मैं साफ कर देता हूं। a√2। पांचवा खंड हम इसको यहां से कर देते हैं। पूछते हैं पूरे निकाय की, पूरा निकाय कौन सा बन रहा है, ए बी सी डी की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किस चीज से शो करते हैं, यू से शो करते हैं। U इक्वल टू, अब पूरे निकाय की हम याद करेंगे तो जरा चित्र को ध्यान से देख लेते हैं। ये आकृति कौन कौन सी बन रही है, ये वर्ग है, वर्ग का विकर्ण हमने मिला दिया, यानी ये जो पूरा वर्ग था अब इस समय दो त्रिभुजों में टूट गया। दो त्रिभुजों में टूट गया। पहला त्रिभुज तो बना ऊपर यानी ये, और दूसरा त्रिभुज है ये, दूसरा त्रिभुज है नीचे, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा, ए सी डी। ये दो प्रकार के त्रिभुज यहाँ पर बन चुके हैं। तो दो ही प्रकार के निकाय ये बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज की स्थितिज ऊर्जा, और उसके बाद ज्ञात करेंगे नीचे वाले त्रिभुज की स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग का विकर्ण है, तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, आयतन भी बराबर होगा, सारी चीजें बराबर होंगी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज पहले का ही यदि हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं, पहले की ही यदि हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं, उसको 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाती है। तो इसको लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। तो और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब त्रिभुज ए बी सी की स्थितिज ऊर्जा हम ज्ञात कर लेते हैं, अलग से ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 आवेश प्रयोग किए हैं। तो 3 ही युग्म बनेंगे, युग्म ए बी, युग्म बी सी, युग्म सी। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला सेम है, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q, पहला आवेश ये दूसरा आवेश बटे ए, प्लस ऐसे यहाँ पर हम बिंदु बी पर आ चुके हैं और ये युग्म हमारा बनना है तो इतना ही रहेगा। यानी इसी को ही हम यदि 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ तक हम बिंदु सी तक आ गए, प्लस ऐसे यहाँ पर युग्म सी ए के लिए करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q अपॉन a√2। अब जो चीज को मैंने कॉमन करेंगे तो U इक्वल टू प्राप्त होगा आपको स्थितिज ऊर्जा केवल पहले त्रिभुज की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q, तो ये Q इंटू Q क्या हो गया, Q² हो गया अपॉन ए, ये कॉमन कर लिया, अंदर बचेगा यहाँ पर 2, प्लस ऐसे यहाँ पर 1/√2।
यानी त्रिभुज पहले की जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी प्राप्त होगी आपको, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A ब्रैकेट में 2 प्लस 1/2। इसको मैं यहाँ पे योग करूंगा त्रिभुज ABC की स्थितिज ऊर्जा में हो जाएगा U इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q स्क्वायर अपॉन A और छोटे ब्रैकेट में 2 प्लस 1/2। छोटा ब्रैकेट बंद और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले त्रिभुज की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की है। तो ये आंसर नहीं है भैया, ये हमने किया है, रफ कार्य हमने किया है। इसको हम साफ कर देते हैं। दो से पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर ही चलो मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो ये हो जाएगा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A ब्रैकेट में क्या रहेगा 2 दूनी 4 प्लस ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ये हमको प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे, गुणा भी और भाग भी, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा √2 अपॉन U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A ब्रैकेट में 4 प्लस 2 से √2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा बटे √2 से √2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 2, जो बचा उसको लिखेंगे, बचेगा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q स्क्वायर अपॉन A ब्रैकेट में बचेगा आपका 4 प्लस √2 यही आपका आंसर है भैया, ये Q का स्क्वायर है। ये पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर करेंगे।